इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 20। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। रुद्र के काफ़ी इंतज़ार के बाद उसे आव्या बाहर आती हुई नजर आई। हालांकि रुद्र का गुस्सा अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि उसने 1 घंटे तक इंतज़ार किया था। आव्या शांति से जाकर रुद्र के सामने सिर झुकाए खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को नीचे से ऊपर तक देखता है और उसके करीब जाने के मकसद से एक कदम बढ़ा देता है। रुद्र झुककर आव्या की गर्दन को सूंघता है। आव्या से हटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या के कान में सर्द आवाज़ में कहता है, आर यू इग्नोरिंग मी बेबी गर्ल? आव्या कुछ नहीं कहती। रुद्र पीछे होकर आव्या के गाल पर हाथ रखता है। आव्या सिर उठाकर रुद्र को देखती है। रुद्र का चेहरा इस वक्त सर्द था, जिसे देखकर आव्या धीरे से कहती है, आई कांट, मैं सो रही थी तो मैंने तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे। बोलते हुए आव्या रुद्र को एकटक देखती है। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए सीरियस वॉइस में बोलता है, अच्छा, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हो? बोलकर रुद्र आव्या की आंखों में बहुत गौर से देखता है। आव्या चुपचाप वैसी ही खड़ी रहती है। आव्या के चुप रहने से रुद्र को अब ज्यादा गुस्सा आने लगता है। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, से समथिंग। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर कहती है, क्या बोलूं मैं? कुछ बोलने के लिए किसी ने छोड़ा ही नहीं। आव्या की मुस्कुराहट एकदम नकली थी। रुद्र को आव्या की हालत जैसे ही समझ आती है वो शांत हो जाता है। रुद्र आव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरता है, फिर उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड? आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए बिना भाव के कहती है, तुम हमारे दुश्मन के बेटे क्यों हो रुद्र? क्यों तुम किसी और का खून नहीं हो? जब भी तुम्हारा नाम आता है तो उसमें वो नाम भी जुड़ा होता है जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। भले ही तुम गलत नहीं हो, पर फिर भी तुम्हें गलत समझा जाता है, क्योंकि तुम उस गलत इंसान के बेटे हो। आई डोंट नो कि मेरे डैडा या मम्मा तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। डैडा मम्मा अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं भी। बोलते हुए आव्या रुकती है, फिर एकदम से रोते हुए कहती है, पर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती रुद्र। आव्या अपने अंदर के डर को बाहर निकालते हुए रोने लगती है। आव्या के रोने से रुद्र उसकी नम आंखों को देखते हुए कहता है, हे हे बेबी गर्ल, लिसन टू मी। रुद्र आव्या को संभालते हुए उसके गालों को धीरे से सहलाता है और बहुत ही शांति से कहता है, आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। बोलते हुए रुद्र उसके आंसुओं को पोंछता है और धीरे से उसके माथे पर किस करता है। आव्या रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र आव्या की पीठ पर हाथ रख लेता है। दोनों चुपचाप एक दूसरे के गले लगे हुए खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद रुद्र आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी गर्ल, मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ओके? बोलकर रुद्र आव्या को अलग करके उसके गाल पर किस करता है। आव्या रुद्र को मायूसी से देखती है। रुद्र आव्या के दूसरे गाल पर किस करके कहता है, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए जाना पड़ रहा है, पर मैं जब भी कॉल करूं तुम्हें रिसीव करना पड़ेगा। आव्या बोलते हुए रुद्र को देखती रहती है। रुद्र हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र अब जाने के लिए मुड़ता है, तभी आव्या बोलती है, रुको। रुद्र रुककर पीछे मुड़कर आव्या को देखता है। आव्या रुद्र के एकदम करीब होकर एड़ियों के बल खड़ी होती है। रुद्र के दोनों गालों पर बारी बारी से किस करती है, फिर उसके माथे पर किस करके उसे देखकर कहती है, 2 दिन तक के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बोलते हुए आव्या मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती है। रुद्र आव्या के होठों को देखकर कहता है, आई थिंक मुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आव्या कुछ समझ नहीं पाती, पर जल्दी आव्या समझ जाती है कि रुद्र क्या कहना चाहता है। वो अपने होठों को छूती है, फिर रुद्र को देखती है। कुछ सोचते हुए आव्या मुस्कुराती है, फिर फ्लाइंग किस देखकर भाग जाती है। रुद्र बस आव्या के बचपने को देखकर वैसा ही खड़ा रह जाता है। आव्या के अंदर जाते ही रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। चंद पलों में उसकी कार वहां से चली जाती है। वहीं आव्या तेज कदमों से रुद्र के बारे में सोचते हुए जा रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। तभी अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो ये ध्रुवंश था, जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी। आव्या के मुंह से एकाएक आवाज निकलती है, अंश। ध्रुवंश आव्या को बिना देखे वहां से जाने लगता है, तो आव्या भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, बस उसे जाते हुए देखती रहती है। कमरे में आदित्य लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और काव्या सो रही थी। कुछ देर बाद काव्या की नींद धीरे से खुलती है। आदित्य को अब भी जगा हुआ देखकर काव्या मुंह बना लेती है। काव्या उसी तरह लेटे हुए कहती है,
मिस्टर हस्बैंड, आप अपना बेकार सा काम बंद करेंगे? आदित्य लैपटॉप से नजरें हटाकर काव्या को देखता है, फिर बिना कुछ बोले लैपटॉप की ओर देखता है। काव्या चिढ़ते हुए बेड से उठती है और लैपटॉप लेकर फेंक देती है। आदित्य काव्या को घूर कर देखता है। काव्या आदित्य को इग्नोर कर देती है। काव्या अब आराम से लेट जाती है तो आदित्य अचानक ही उसके ऊपर आ जाता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य काव्या के पल्लू को एक झटके से हटाकर कहता है, जो तुम चाहती थी वाइफी। बोलकर आदित्य काव्या के ब्लाउज के हुक खोलने लगता है। काव्या की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं। ठीक होने के बाद आदित्य और काव्या कभी इतने करीब नहीं हुए थे, जिस वजह से काव्या को थोड़ा सा डर लग रहा था। आदित्य अपनी शर्ट को उतार कर फेंक देता है, फिर काव्या के ब्लाउज के साथ ब्रा को भी निकाल कर फेंक देता है। काव्या का ऊपरी हिस्सा पूरा नेक्ड हो चुका था। आदित्य लाइट ऑफ करके धीमी सी लाइट जलाता है और फिर काव्या के सीने पर होंठ रखकर उसे चूमने लगता है। काव्या की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वो चादर को मुट्ठी में कस लेती है। आदित्य काव्या पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। उसके अंदर आज भी उतनी ही हिम्मत थी जितनी पहले हुआ करती थी। कुछ ही पलों में आदित्य अपने और काव्या के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है। आदित्य काव्या के गाल पर किस करता है। काव्या कुछ सोचते हुए आदित्य की पीठ को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, थोड़ा धीरे। काव्या इतना ही बोलती है कि उसकी चीख निकल जाती है। काव्या की आंखों से आंसुओं की बूंद लुढ़क जाती है। आदित्य रुककर काव्या के चेहरे को देखता है जो हल्का दर्द को दिखा रहा था। काव्या अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ। आदित्य काव्या के बहते आंसुओं को पोंछता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, रोकने की कोशिश मत करना वाइफी, क्योंकि आज खुद को नहीं रोक सकता। बोलते हुए आदित्य काव्या में पूरी तरह से एंटर हो जाता है। काव्या के मुंह से आह निकल जाती है और वो कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। काव्या अपने दर्द को भुलाकर आदित्य में खोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या को बहुत इंटेंशनली प्यार करने लगता है। पहले और अब के आदित्य के प्यार में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं था। आज भी आदित्य के प्यार करने की क्षमता वैसी की वैसी ही थी। दोनों अब एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। जहां आदित्य काव्या को प्यार करने में खोया था, तो वहीं काव्या आदित्य के प्यार को सहने में। जहां आदित्य और काव्या के प्यार को पूरा कमरा सुन रहा था, तो वहीं नीचे शांति सी रात में अव्यान की कार रुकती है। कार रुकते ही अव्यान बाहर आकर प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा शांत थे। प्रज्ञा बस अव्यान के चेहरे को देख रही थी, वहीं अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। सीढ़ियों से होते हुए अव्यान प्रज्ञा को कमरे में ले जाता है। अव्यान प्रज्ञा को बेड पर आराम से बिठाता है। बैठते ही प्रज्ञा तुरंत बोलती है, साजन। प्रज्ञा इससे आगे कुछ बोलती अव्यान वहाँ से अपने कदम बढ़ाकर कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है। प्रज्ञा बस वॉशरूम की ओर देखती रहती है। प्रज्ञा वॉशरूम से नजरें हटाकर अपने बैंडेज हुए हाथ को देखती है, फिर कुछ सोचने लगती है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अव्यान बाहर आकर कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, जिसे देखते ही प्रज्ञा जल्दी से उठकर उसकी ओर दौड़ते हुए उसे बुलाती है, साजन। प्रज्ञा उसके पास पहुंचकर उसके बाजुओं को पकड़ लेती है। अव्यान अपने बाजू को देखता है, फिर प्रज्ञा को। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, प्लीज़ मुझसे रूठे मत रहिए। आप मुझे मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए। इतने वक्त के इंतज़ार के बाद आप मुझे मिले हैं। अव्यान अपने बाजू को छुड़ाकर प्रज्ञा से थोड़ा दूर होता है, फिर बेरुखी से जवाब देता है, इंतज़ार तुमने नहीं, मैंने किया था, क्योंकि तुम तो मुझे भूल चुकी थी। मेरी याददाश्त चली गई थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्रज्ञा तुरंत कह देती है, जिस पर अव्यान बुरा सा रिएक्शन देता है। अव्यान के रिएक्शन को देखकर प्रज्ञा के दिल में दर्द सा उठता है। प्रज्ञा अपने दर्दों को संजोकर कहती है, पर याददाश्त जाने के बाद भी मैंने आज तक आपके सिवाय किसी को करीब नहीं आने दिया। जैसे ही प्रज्ञा ने ये कहा, अव्यान तुरंत हार्ड वॉइस में कहता है, कोई आ भी नहीं सकता। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा की ओर बढ़ने लगता है। प्रज्ञा ये देख अपने कदम पीछे करने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखते हुए कहता है, तुम कभी किसी के करीब अगर नहीं गई, अगर इसकी कोई वजह है तो वो मैं हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। बोलते हुए अव्यान के वॉइस में जुनून था। प्रज्ञा पीछे होते जा रही थी। वहीं अव्यान के दिमाग में एक सीन चल रहा था, जिसमें एक लड़का जो करीब 11 साल का था, वो एक लड़की जो करीब 9 साल की थी उसके पीछे पड़ा था। उससे ज़बरदस्ती बात करना चाह रहा था, लेकिन लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बस आगे बढ़ रही थी। वो लड़का उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी कहीं से एक धारदार डॉट उसके आधे हथेली के आर पार हो जाता है। वो लड़का दर्द से चीख उठता है। वो लड़की भी मुड़कर देखती है। वो लड़का अपने हाथ को देखता है, जहां नुकीली चीज उसकी हथेली के पार दिख रही थी और पंख जैसा हथेली के ऊपर। वो लड़का झटपटाते हुए रोने लगता है। वो लड़की भी डर से अपने कदम पीछे कर लेती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। कुछ देर तक वो लड़की उसके हाथ को देखती रहती है, फिर एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके लिए ये सब देखना सहना बहुत मुश्किल था। कुछ दूरी पर खड़ा एक लड़का सर्द नजरों से उस लड़के को तड़पते हुए देख रहा था। अव्यान के दिमाग में ये सीन आ रहा था। उसके साथ ही वो अपने कदम बढ़ाता जा रहा था। प्रज्ञा कदम पीछे करते करते बेड से टकरा जाती है, तो वहीं रुककर खड़ी हो जाती है।
अव्यान अब भी प्रज्ञा की ओर कदम बढ़ाता जा रहा था। प्रज्ञा के करीब आते ही अव्यान रुकता है। प्रज्ञा का दिल अजीब सी बेचैनी में बहुत तेजी से धड़क रहा था। अव्यान अचानक ही प्रज्ञा की कमर को पकड़कर खींच लेता है। प्रज्ञा अव्यान के मजबूत सीने से टकरा जाती है। प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखकर हकलाते हुए कहती है, साजन आप। अव्यान प्रज्ञा के एक गाल पर हाथ रखकर उसके एकदम करीब हो जाता है। अव्यान और प्रज्ञा की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। प्रज्ञा सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा की बंद पलकों को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या, तुम्हारी परछाई तक को कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। बोलते हुए अव्यान का पागलपन साफ दिख रहा था। प्रज्ञा अपनी पलकों को उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान का इतना करीब होना प्रज्ञा के दिल को बहुत ज्यादा धड़का रहा था। प्रज्ञा एकदम से आगे बढ़कर अपने होंठ अव्यान के होंठों पर रख देती है। ऐसा करते ही उसके पूरे शरीर में झंझनाहट सी होती है। प्यासे की तरह प्रज्ञा अव्यान को किस करने लगती है। कुछ देर तक तो अव्यान चुप खड़ा रहता है, पर ज़्यादा देर वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर प्रज्ञा को किस करने लगा। प्रज्ञा किस करते हुए बेड पर बैठ जाती है। अव्यान झुककर उसके होंठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। अव्यान किस करते करते आगे बढ़ता है। प्रज्ञा किस करते हुए ही खिसकते हुए पीछे होने लगती है। प्रज्ञा पीछे होते होते तकिए में अपने सिर टिकाए लेट जाती है। अव्यान उसके ऊपर बस उसे किस करते ही जा रहा था। प्रज्ञा मदहोश सी अव्यान की शर्ट के बटन खोलने लगती है। अव्यान भी अब मदहोश होकर अपनी शर्ट को खोलकर फेंक देता है। अव्यान प्रज्ञा की साड़ी को भी उतार कर फेंक देता है। कुछ ही देर में बेड के नीचे प्रज्ञा का ब्लाउज गिर जाता है। अव्यान प्रज्ञा के पूरे नेक्ड बदन को बेतहाशा बस चूमे ही जा रहा था और साथ में काट भी रहा था। प्रज्ञा आंखें बंद किए हुए अव्यान के प्यार को महसूस करते हुए आहें भर रही थी। आज शायद उसे एक पत्नी होने का सुख मिलने वाला था। अपने प्यार को पूरी तरह से पा लेने का सुख मिलने वाला था। अव्यान के हाथ प्रज्ञा के शरीर के हर एक हिस्से को छू रहे थे। प्रज्ञा उसके छूने से मचल रही थी। अव्यान किस करते करते एकदम से रुक जाता है और प्रज्ञा को देखता है, जो अब तक आंखें बंद किए हुए थी। अव्यान प्रज्ञा के शर्म से भरे चेहरे को देखता है, फिर झुककर उसके कान में कुछ कहता है। जैसे ही प्रज्ञा अव्यान की बात सुनती है, वो झट से अपनी आंखें खोलती है। प्रज्ञा तुरंत अव्यान को धक्का देकर अपनी साड़ी और ब्लाउज उठाकर वॉशरूम भाग जाती है। प्रज्ञा वॉशरूम में जाकर अपने पेटीकोट को देखती है, जिसमें खून के दाग लगे थे। प्रज्ञा को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि आज उसका पीरियड डे है। प्रज्ञा को अव्यान की बात याद आ जाती है। आई थिंक टुडे इज़ योर पीरियड डे। ये बात सुनते ही प्रज्ञा ने झट से आंखें खोली थी। प्रज्ञा अपनी भूल को याद करके एक अजीब सी सिचुएशन में आ गई थी। प्रज्ञा फ्रेश होकर बाहर जाने के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूमने लगती है, क्योंकि इस वक्त वो अव्यान को फेस नहीं करना चाहती थी। अव्यान के प्यार को पाने के लिए वो अपने पीरियड्स का दिन तक भूल गई। अव्यान उसके बारे में क्या सोचेगा, यही सारी बातें प्रज्ञा के दिमाग में चल रही थी। प्रज्ञा खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर करने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। प्रज्ञा सिर उठाकर एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर नज़रें झुका लेती है। प्रज्ञा को सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। अव्यान इस वक्त शर्टलेस ही बैठा फ़ोन चला रहा था। प्रज्ञा ने इस वक्त ब्लैक कलर की नाइटी पहनी थी। प्रज्ञा जाकर बेड पर बैठ जाती है। प्रज्ञा पहले कुछ देर तक चुपचाप रहती है, फिर कुछ सोचते हुए लेट जाती है। प्रज्ञा के लेटते ही अव्यान अपना फ़ोन साइड में रखता है। वो भी बेड पर लेटकर प्रज्ञा को देखता है। प्रज्ञा इस वक्त अव्यान को पीठ किए हुए लेटी थी। अव्यान कुछ पल तो उसके पेट को देखता रहता है, फिर उसके करीब जाकर प्रज्ञा की नाइटी को ऊपर करता है। प्रज्ञा का पूरा शरीर सिहर उठता है। अव्यान नाइटी के अंदर हाथ डालकर प्रज्ञा के खुले पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाने लगता है। प्रज्ञा को इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से कहती है, आप अब भी मुझसे नाराज़ हैं। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर धीरे से किस करके कहता है, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये सुनकर प्रज्ञा आंखें खोलकर मुड़कर अव्यान को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, क्यों? अव्यान नाइटी के अंदर से हाथ निकालता है और प्रज्ञा की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। अव्यान के ऐसे करते ही प्रज्ञा पूरी तरह से सट जाती है। अव्यान खामोश था। प्रज्ञा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए आंखें बंद कर लेता है। प्रज्ञा अपने सवाल में ही रह जाती है। कुछ देर बाद प्रज्ञा को अव्यान की भारी सांसों का एहसास होता है, जिससे वो समझ जाती है कि अव्यान सो चुका है। प्रज्ञा अव्यान के बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी सो जाती है। सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हर वक्त जो डाइनिंग टेबल ध्रुवंश और आव्या की बातों से अशांत रहता था, आज वो बहुत ज़्यादा शांत था। सभी ने ये नोटिस कर लिया कि ध्रुवंश और आव्या एक दूसरे से बात तो क्या देख भी नहीं रहे थे। श्रेष्ठा दोनों को चुपचाप देखकर कहती है, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? एक दूसरे से अनजानों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? श्रेष्ठा बोलती है, पर दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे काव्या दोनों को देखकर कहती है, परी, अंश, क्या हुआ है आप दोनों को? सब कुछ ठीक है ना? झगड़ा तो नहीं हो गया ना आप दोनों के बीच? काव्या जैसे ही ये सवाल करती है, ध्रुवंश अपनी जगह से उठकर कहता है,
डैड मेरा हो गया, मैं बाहर खड़ा हूँ। बोलते ही ध्रुवंश वहाँ से चला जाता है। श्रेष्ठा उसे बुलाती है पर ध्रुवंश बिना कुछ सुने चला जाता है। अब सबकी नज़र आव्या पर चली जाती है। आव्या सबकी नज़र खुद पर महसूस कर जल्दी से उठती है और कहती है, वो हॉस्पिटल से अर्जेंटली कॉल आया था, मुझे जाना पड़ेगा। बोलते ही आव्या अपने कमरे की ओर चली जाती है। इस बार काव्या आव्या को बुलाती है पर आव्या नहीं रुकती। काव्या दोनों के रिएक्शंस को देखकर कहती है, पता नहीं क्या हुआ है दोनों के बीच। अव्यान एक नज़र आव्या के कमरे की ओर देखता है और उठकर उस ओर चला जाता है। काव्या और श्रेष्ठा अव्यान को देखती हैं पर इस बार दोनों कुछ नहीं बोलती। कमरे में आव्या कुछ रिपोर्ट्स को देखकर बैग में रख रही थी। अव्यान कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर आव्या मुड़कर देखती है। अव्यान को देखते ही आव्या तुरंत कहती है, भाई आप। अव्यान आगे बढ़कर आव्या के गाल पे हाथ रखकर पूछता है, क्या हुआ? आव्या तुरंत नकारते हुए कहती है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ भाई। झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने रैबिट? भूलो मत कि हम दोनों कोक से ही एक साथ थे। तुम्हें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम्हारे दिल की बात से लेकर मन की बात तक जानता हूँ। बोलते हुए अव्यान कुछ पल रुकता है, फिर कहता है, अब बताओ क्या हुआ? आव्या अव्यान की बात सुनते ही उसके गले लग जाती है। अव्यान आव्या की पीठ पर हाथ रख लेता है। आव्या अव्यान को वो सब कुछ बताती है। अव्यान आव्या की बातों को चुपचाप बहुत गौर से सुन रहा था। हालांकि आव्या ये नहीं बताती कि रुद्र ने उस रात कार के अंदर क्या किया था। कोई भी अपने प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में अपने भाई को बता तो सकता था, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि उसने उसे किस किया या फिर कुछ और। आव्या भी इसी तरह से सब कुछ बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि रुद्र ने पूरी रात उसे किस किया था। सब कुछ बताने के बाद आव्या सामने देखते हुए कहती है, मुझे लगता था कि आपसे ज़्यादा मुझे अंश समझता है, लेकिन उसने ही मुझे इतना गलत समझा। इसीलिए कहते हैं कि पराया हमेशा पराया ही होता है, चाहे जितना भी करीब क्यों ना हो। आव्या की बात अव्यान जैसे ही सुनता है, वो सर्द आवाज़ में कहता है, जस्ट शट अप रैबिट। आइंदा से ध्रुवंश को पराया मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ही इज़ आवर ब्रदर। आव्या को अव्यान की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है, जिससे वो चुप रह जाती है। अव्यान आव्या को अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, गलती सिर्फ ध्रुवंश की नहीं है, तुम्हारी भी है। उसे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए उसने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकी। आई नो कि तुम्हारे अंदर रुद्र के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, जिससे तुम उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो, बट ध्रुवंश के अंदर तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना, तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। आव्या तुरंत कहती है, हाँ भाई, मुझे पता है कि रुद्र ने मेरे साथ जो किया उससे ध्रुवंश रुद्र से नफरत करता है और वो कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं भी अंश की जगह होती तो मैं भी रुद्र को माफ़ नहीं करती, बट अंश ने मुझे बदचलन समझा, ऐसी लड़की समझा जो अपना जिस्म ऐसे ही किसी को सौंप दे। इतना समझता था वो मुझे, फिर उसके दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि मैं ऐसा कुछ करूँगी? क्या उसे मुझ पर ज़रा भी विश्वास नहीं है? बोलते हुए आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। अव्यान आव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और उसे समझाते हुए कहता है, तुम गलत समझ रही हो रैबिट। ध्रुवंश तुम पर भरोसा करता है, पूरी तरह से उसे तुम पर विश्वास है। कोई भी अगर तुम दोनों को उस कंडीशन में देखता तो गलत ही समझता। ध्रुवंश ने तुम्हें गलत समझा क्योंकि उसे रुद्र पर विश्वास नहीं है। अव्यान की बात सुनकर आव्या गहराई से सोचने लगती है। अव्यान आव्या के सोचते हुए चेहरे को देखकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, दिल्ली से वापस आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आव्या हैरानी से अव्यान को देखकर कहती है, आप दिल्ली जा रहे हैं? अव्यान आव्या के बालों को सही करते हुए कहता है, पापा, डैड, ध्रुवंश और मैं, हम सब दिल्ली जा रहे हैं। आव्या को याद आता है कि रुद्र ने उससे यही कहा था कि वो दिल्ली जा रहा है। आव्या बहुत देर तक कुछ सोचती है, फिर पूछती है, लेकिन क्यों भाई? अव्यान तुरंत ही जवाब देता है, किसी की तलाश में। बोलते ही अव्यान आव्या से दूर होने लगता है। देखते ही देखते अव्यान दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोलता है। अव्यान अब वहां से चला जाता है। आव्या सोच में पड़ जाती है। अब तक सबका नाश्ता हो चुका था और सब सोफे पर बैठे थे। आदित्य और काव्या बाहर थे। काव्या थोड़ी नाराज़गी से आदित्य को देख रही थी क्योंकि आदित्य उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था। आदित्य फ़ोन पर कुछ टाइप करके सेंड करता है, फिर काव्या के नाराज़ चेहरे को देखकर कहता है, बच्चों जैसी जिद करना छोड़ दो वाइफी। काव्या ये सुनकर नाराज़गी से कहती है, ठीक है, आप जाइए जहाँ जाना है, मुझसे बात मत कीजिए। बोलते हुए काव्या घर के अंदर चली जाती है। अव्यान काव्या को देखकर आदित्य के पास आकर कहता है, एनी प्रॉब्लम पापा? आदित्य गहरी सांस लेकर कहता है, वाइफी की नाराज़गी मैं आकर मैनेज कर लूँगा। बोलते ही आदित्य कार की ओर बढ़ता है। अव्यान आदित्य को देखता है, फिर काव्या के बारे में सोचकर सिर हिला देता है। अव्यान कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर देखता है। प्रन्या दरवाजे पर खड़ी अव्यान को ही देख रही थी। प्रन्या अव्यान के देखते ही उसे बाय करती है। अव्यान बस अपनी पलकें झपका देता है। अव्यान कार की ओर बढ़कर अंदर बैठ जाता है। ध्रुवंश बगीचे की ओर देखते हुए चिल्लाता है, डैड आइए, हमें देर हो रही है। ध्रुवंश को पेड़ के पीछे से एक हाथ दिखता है जिसमें 2 उंगलियां दिख रही थी। ये देखकर ध्रुवंश कहता है,
ठीक है, जल्दी कीजिए। पेड़ के पीछे ध्रुव श्रेष्ठा के होंठों को एग्रेसिवली किस कर रहा था। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के कॉलर को पकड़े हुए थे और ध्रुव पेड़ पर हाथ रख के सहारा लेते हुए श्रेष्ठा को किस कर रहा था। 2 मिनट बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर हाँफने लगता है। श्रेष्ठा भी लंबी सांसें लेने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के लाल हुए चेहरे को देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके कहता है, लव यू बेबी। श्रेष्ठा तो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आधे घंटे तक ध्रुव ने उसके होंठों को बिना छोड़े किस किया था, जिससे उसकी सांस फूल गई थी। ध्रुवंश की फिर से आवाज आती है, चलो यार डैड, और कितनी देर, सब कुछ कर रहे हो क्या खुलेआम। ध्रुव श्रेष्ठा को बाय बोलता है और कार की ओर बढ़ जाता है। ध्रुव के हुलिये को देखकर ध्रुवंश कहता है, हुलिया तो ठीक कर लीजिए डैड। बोलते हुए ध्रुवंश ध्रुव का कॉलर सही करता है। दोनों अब कार में बैठ जाते हैं। आदित्य और अव्यान की कार अब आगे निकल जाती है, फिर ध्रुव और ध्रुवंश की कार। श्रेष्ठा अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए पेड़ से सटे हुए कहती है, ये इंसान हफ्सी का हफ्सी ही रहेगा। वहीं अंदर प्रज्ञा मायूस सी सोफे पर बैठ जाती है। काव्या भी दुखी से अपने गाल पर हाथ रखे बैठी हुई थी। आव्या भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सौरभ पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। घर में चारों ओर एक अजीब तरह का सन्नाटा छा जाता है। आव्या हॉस्पिटल पहुंचती है। आव्या हॉस्पिटल के अंदर जाती, उससे पहले कोई उसे बुलाता है, मिस आव्या। आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में अथर्व दिखता है। उसकी आंखों में गॉगल्स था और वो मुस्कुराते हुए आव्या की ओर ही बढ़ रहा था। आव्या बस उसे देखती रहती है। अथर्व आव्या के पास पहुंचकर कहता है, हाय, कैसी हैं आप, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आव्या भौएं चढ़ाकर कहती है, रोज मुलाकात की वजह क्या है। अथर्व हल्का हंसते हुए कहता है, जी कोई वजह नहीं है, बस बात यह है कि आप एक डॉक्टर हैं और मैं एक एसीपी। दोस्ती हो जाएगी तो कभी भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आव्या अथर्व की बात सुनकर एकदम से कहती है, ओह, तो आप हमें दोस्ती के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल, आपने सही समझा। आव्या थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर, बट मैं इस वक्त बिजी हूँ। आपके दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सो एक्सक्यूज मी। बोलते ही आव्या मुड़कर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अथर्व उसे कुछ पल देखता है, फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अंधेरा सा कमरा जिसमें धीमी सी येलो लाइट जली हुई थी। 2 कुर्सियों पर 2 लड़कियां बंधी हुई थीं। एक तो सितारा और दूसरी काजल। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते जा रही थी, वहीं सितारा उसे बस देखे जा रही थी। कुछ देर तक यूं ही देखते रहने के बाद सितारा काजल से कहती है, बेकार की कोशिश करना बंद करो, ये नहीं खुलने वाली। काजल सिर उठाकर सितारा को देखती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उन दोनों के कानों में सैंडल की आवाज़ आती है, जिस कारण दोनों की नज़र एक ओर चली जाती है। कदमों की आहट उनकी ओर बढ़ते ही जा रही थी। कुछ ही पलों में अंधेरे से उभरकर प्रज्ञा का चेहरा सामने आता है। प्रज्ञा को दोनों ही देखने लगती हैं। प्रज्ञा दोनों को देखती है, फिर सितारा की ओर बढ़ने लगती है। प्रज्ञा को अपनी ओर आता देखकर सितारा के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। प्रज्ञा सितारा के पास पहुंचते ही उसकी दोनों तरफ चेयर को पकड़कर झुक जाती है। सितारा एकदम से सहम जाती है। प्रज्ञा सितारा के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए शायराना अंदाज में कहती है, तुझे दर्द दूं या दर्द से भी बदतर दर्द दूं, मौत दूं या मौत से भी बदतर मौत दूं। प्रज्ञा के शब्दों में शायराना अंदाज जरूर था, लेकिन पागलपन भी साफ झलक रहा था। प्रज्ञा की बातों को सुनकर सितारा के पसीने छूटने लगे। सितारा प्रज्ञा के इतने करीब होने से डर सी रही थी। प्रज्ञा एक उंगली सितारा के चेहरे पर घुमाते हुए कहती है, तुम्हें पता है, जब मैं बस 2 साल की थी तब से मुझे अव्यान सिंघानिया बहुत अच्छे लगने लगे। जब मैं 3 साल की हुई तब मैं उन्हें पसंद करने लगी। जब मेरी उनसे शादी हुई तब मुझे उनसे प्यार होने लगा, और जब मुझे होश आया तो। बोलते हुए प्रज्ञा रुकी, फिर सितारा के होंठों के पास घाव को सहलाते हुए कहती है, पागलपन। उसके इतना बोलते ही सितारा की आह निकल जाती है, क्योंकि अब प्रज्ञा उसके घाव को प्रेशर दे रही थी। प्रज्ञा की बातें सुनकर इधर काजल कंफ्यूज होती जा रही थी, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रज्ञा किस अभियान की बात कर रही है। प्रज्ञा छोटा सा चाकू निकालकर सितारा के हाथ में धंसाते हुए कहती है, और पता है पागलपन में इंसान क्या करता है। सितारा धीरे धीरे दर्द से कराने लगती है। प्रज्ञा के पागलपन वाले रूप को देखकर काजल भी अंदर से डर रही थी। प्रज्ञा सीधी खड़ी होकर कहती है, इश्क, मोहब्बत, प्यार, बहुत नाम है इस प्यार के, लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत के दायरे में नहीं हूँ। मेरा प्यार एक पागलपन है, और जो भी मेरे प्यार को छीनने की कोशिश करेगा। बोलते हुए प्रज्ञा गन निकाल लेती है। गन देखकर सितारा डर जाती है। प्रज्ञा गन को सहलाते हुए कहती है, उस दिन की तरह मुझे रोकने वाला आज कोई नहीं है। सितारा एकदम से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, पलटकर कभी तुम दोनों को नहीं देखूँगी। अच्छा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ। सरकाइज वे में प्रज्ञा बोली,
सितारा ने डर से अपनी आंखें भींच ली, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रज्ञा को कैसे विश्वास दिलाए। उन दोनों के बीच बातें हो ही रही थी, तभी काजल पूरी कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, अव्यांश सिंघानिया, सहस्त्रा तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड तो डी है ना, ध्रुव सूर्यवंशी। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है हैरानी से काजल को देखती है। काजल को देखते ही प्रज्ञा को याद आता है कि आज भी दुनिया को यही पता है कि उसका नाम सहस्त्रा है और पूरी दुनिया उसे मिसेस ध्रुवंश सूर्यवंशी के नाम से जानती है। एक पल के लिए तो प्रज्ञा ये सब कुछ सोचकर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, पर जब वो सारी बातों को जोड़ती है तो उसे काजल के दिल का हाल समझ आता है। प्रज्ञा एकदम से कहती है, इसका मतलब तुम साजन से नहीं ध्रुवंश से प्यार करती हो। काजल कुछ पल तो इसी उधेड़-बुन में रहती है और वो भी थोड़ा कंफर्म करते हुए कहती है, हाँ, तुम्हारा हस्बैंड तो ध्रुवंश सूर्यवंशी। प्रज्ञा के दिमाग में अब एक सच्चाई का अंबार खड़ा हो चुका था, जिसे समझकर प्रज्ञा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। प्रज्ञा एक नज़र दोनों को देखती है और बिना कुछ बोले जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। काजल प्रज्ञा को जाता हुआ देखती रहती है, फिर सितारा को देखती है, जो अपने हाथों से बहते खून को देख रही थी। सितारा के चेहरे पर दर्द था और वो अपने दर्दों को समेटकर एकटक बस बहते खून को देख रही थी। शायद अपने कारनामों पर उसे पछतावा हो रहा था। दूसरी तरफ शांति से पसरी हुई एरोप्लेन में एक लड़की घबराहट से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक डर की शिकन थी। उसकी प्यारी सी आंखें बार बार फड़फड़ा रही थीं। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। डर की वजह से उसके माथे पर पसीना मोती की तरह चमक रहा था। एक एयर हॉस्टेज उसके पास आकर रिस्पेक्टली पूछती है, मैम, आर यू ओके? वो लड़की अपनी आंखें धीरे से खोलकर उसे देखती है, फिर थोड़ी परेशान होकर कहती है, नो, आई एम नॉट ओके, प्लीज़ गिव मी अनदर सीट, आई स्केयर्ड ऑफ हाइट। एयर हॉस्टेस उसकी कंडीशन को समझकर कहती है, ओके मैम, प्लीज़ कम विद मी। वो लड़की अब एयर हॉस्टेस के साथ जाने लगती है। एयर हॉस्टेस एक और ले जाते हुए एक जगह खड़ी हो जाती है, जहाँ एक हैंडसम सा लड़का बिना एक्सप्रेशंस के आंखें बंद करके बैठा हुआ था। एयर हॉस्टेस रिस्पेक्टफुली से आवाज़ देती है, एक्सक्यूज़ मी सर। आवाज़ सुनकर वो हैंडसम सा लड़का अपनी आंखें खोलता है। एयर हॉस्टेस रिस्पेक्टफुली वे में उससे कहती है, सर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप अपना लैपटॉप यहाँ से हटा सकते हैं? हैंडसम सा लड़का एयर हॉस्टेस को देखता है, फिर उस लड़की को। हैंडसम से लड़के के आगे साइड एक लड़का बैठा था। वो कुछ बोलने वाला होता है कि वो हैंडसम सा लड़का उसे आंखों से इशारा करते हुए बोलने से रोक देता है। वो हैंडसम सा लड़का सीट से अपना लैपटॉप लेकर साइड में रख देता है। एयर हॉस्टेस अब उस लड़की को देखकर कहती है, आप यहाँ बैठ सकती हैं मैम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बता देना। वो लड़की हाँ में धीरे से सिर हिलाकर सीट पर बैठ जाती है। उस लड़की ने एक वन पीस ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों के ऊपर थी, जिससे उसकी गोरी और लंबी टांगें दिख रही थीं। प्लेन अब फ्लाई करने के लिए तैयार था। अनाउंसमेंट होते ही धीरे धीरे प्लेन बढ़ने लगता है। ये एहसास होते ही वो लड़की डर से अपने हाथ से उस हैंडसम से लड़के के हाथों को पकड़ लेती है, जिसका अंदाज़ा उस लड़की को नहीं था। वो हैंडसम लड़का उस लड़की को देखता है। वो लड़की कसकर उस लड़के के हाथ को पकड़ लेती है और जब उससे डर बिल्कुल नहीं सहा जाता तो वो लड़की अपने लंबे नाखूनों को लड़के के मजबूत हाथों में चुभाने लगती है। लड़के की नज़र अब उस लड़की पर जाती है। प्लेन अब ज़मीन से बादलों का सफ़र तय करने लगा था। कुछ वक्त बाद वो लड़की धीरे धीरे अपनी पलकें उठाते हुए आंखें खोलती है। वो अपना चेहरा घुमाए अपने हाथ को देखती है, फिर उस लड़के को। लड़के के हाथ पर अपने नाखूनों से खून निकलता देख वो लड़की जल्दी से उसके हाथ को छोड़ देती है और अपनी मीठी सी आवाज़ में उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई स्केयर्ड ऑफ हाइट। बोलते हुए वो लड़की उस लड़के के हाथ पर परेशान होकर बैंडेज लगाती है। वो लड़का बस एकटक उस लड़की को देख रहा था। आगे बैठा उस लड़के का असिस्टेंट लड़के को देखने लगता है। बैंडेज लगाने के बाद वो लड़की उस लड़के को देखती है। खुद को ऐसे देखता हुआ पाकर वो लड़की फिर एक बार कहती है, आई एम सॉरी। वो लड़का बिना कुछ बोले अब उस लड़की से नज़रें हटाए दूसरी ओर देखता है। वो लड़की भी अब उससे नज़रें हटाकर अपने बैग में एक एल्बम निकालकर देखने लगती है। उस एल्बम के पहले पेज पर फोटो में आव्या सौरभ के साथ वो खुद थी, जो कि स्वर्णा थी। जी हाँ, ये लड़की और कोई नहीं स्वर्णा थी, जो बिल्कुल स्वरा की तरह ही ऊंचाई से डरती थी। स्वर्णा का चेहरा रूहान से मिलता था, पर उसका नेचर बिल्कुल स्वरा की तरह था, मासूम, बचपना और शांत। स्वर्णा आव्या के फोटो को छूते हुए मुस्कुराने लगती है। स्वर्णा होठों पर एक मुस्कान इसलिए थी कि आज फाइनली वो आव्या और सबसे मिलने जा रही थी। वैसे तो उसे पहले काव्या और बाकी सबकी खबर मिलकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अपने पापा और माँ की खबर ना मिलने से वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, जिस वजह से वो बाकियों से मिलने के लिए वक्त चाहती थी। स्वर्णा का दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। उसे दर्द सहने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता था।
पर फिर भी वो बचपन से खुद को संभालती आ रही है। खुद को संभालते हुए उसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट में वो बिजी थी, जिससे आज जाकर उसे छुट्टी मिली थी। स्वर्णा एल्बम का पेज पलटती है। पलटते हुए उसमें उसके और आव्या की काफ़ी सारी तस्वीरें थीं। सौरभ की भी थी। ये तब की तस्वीरें थीं जब सौरभ, आव्या और स्वर्णा मिला करते थे। पलटते पलटते एक पेज ऐसा आता है जिसमें स्वर्णा के होठों की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। स्वर्णा जिस फोटो को देख रही थी उसमें सिंघानिया की पूरी तस्वीर थी। स्वर्णा अपनी गोरी उंगलियों से रेहान और स्वरा के फोटो को छूती है। उनके फोटो को छूते हुए स्वर्णा की आंखों के सामने उनके साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। कितना हंसी खुशी से रहता था पूरा परिवार। भले ही पूरे घर की लाडली आव्या थी, लेकिन स्वर्णा भी कुछ कम नहीं थी। आव्या और स्वर्णा की बहुत नौटंकीबाजी चलती थी, जो सारा परिवार एंजॉय करता था। पिछली बातों को याद करते हुए, ना चाहते हुए भी स्वर्णा की आंखों से एक बूंद आंसू बह ही जाता है। उसके पास बैठा लड़का पहले तो स्वर्णा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसे स्वर्णा के आंसू दिखते हैं, वो खुद को स्वर्णा को देखने से नहीं रोक पाया। स्वर्णा अपने दर्दों में खोई हुई चुपचाप सी उस तस्वीर को देख रही थी। स्वर्णा के गालों पर चमकते आंसुओं पर उस लड़के की नज़र टिकी हुई थी। उसका चेहरा अब तक एक्सप्रेशन लेस था। उसी एक्सप्रेशन से वो स्वरा को देख रहा था। अब तक रात हो चुकी थी। आव्या अपने फ़ोन को चेक करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। चलते हुए उसकी नज़र अचानक अथर्व पर पड़ती है। अथर्व को देखते ही आव्या की भौहें चढ़ जाती हैं, क्योंकि अथर्व इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, बल्कि उसने इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और वहाँ चश्मा लटका हुआ था। अथर्व आव्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। आव्या धीरे कदमों से चलते हुए अथर्व के पास जाती है। अथर्व मुस्कुराता हुआ आव्या को देखकर कहता है, तो अब आप मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करने के लिए फ्री हैं? आव्या अपने दोनों हाथ बांधे पहले अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर शक भरी निगाहें उसके चेहरे पर डालते हुए कहती है, ये गेटअप मुझे इम्प्रेस करने के लिए है। अथर्व भी अब खुद को देखता है, फिर आव्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हाँ। ये सुनते ही आव्या आईब्रो सिकोड़ लेती है। आव्या के एक्सप्रेशंस देखकर अथर्व हंसने लगता है। आव्या उसे घूरकर देखने लगती है। अथर्व अपनी हंसी रोककर, ओह सॉरी, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कैजुअली ऐसे ही गेटअप में रहता हूँ। आव्या उसे देखकर धीरे से सिर हिला देती है। आव्या अब अपनी कार की ओर बढ़ती है, तभी पीछे से अथर्व कहता है, हेलो डॉक्टर आव्या, आई थिंक आप कुछ भूल रही हैं। आव्या पीछे मुड़कर अथर्व को सवालिया नज़रों से देखती है। अथर्व अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, सुना है दोस्ती बड़ी नसीब से मिलती है, तो हम बस अपना नसीब आजमाना चाहते हैं। क्या सच में मेरे भी नसीब में आप, मेरा मतलब है कि आपकी दोस्ती है? बोलते हुए अथर्व एकटक आव्या को देखता है। आव्या उसे कुछ पल देखती है, फिर कुछ सोचते हुए हल्का मुस्कुरा देती है। आव्या आगे बढ़कर अथर्व से हाथ मिलाकर कहती है, ये दोस्ती बड़ी भारी पड़ेगी आपको इंस्पेक्टर अथर्व। अथर्व आव्या के हाथ को अपने हाथ में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हमें तो नहीं लगता। अगर ऐसा है तो हम सहने के लिए तैयार हैं डॉक्टर आव्या। आव्या अपना हाथ पीछे करती है और बड़े ही सरकास्टिकली वे में कहती है, ओह ओके इंस्पेक्टर अथर्व। आव्या वहाँ से अथर्व के बारे में सोचते हुए जाने लगती है। आव्या को जाते हुए देखकर अथर्व के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। आव्या कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है और एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाती है। आव्या के जाते ही अथर्व ब्लूटूथ पर टैप करके धीरे से कहता है, डन। एयरपोर्ट। स्वर्णा अपना बैग लिए आगे बढ़ते हुए चल रही थी। उसके पीछे वही लड़का अपने एरोगेंट से अवतार में आ रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी था, जो उस लड़के का बैग पकड़े हुए था। स्वर्णा एयरपोर्ट से निकलती है। वहीं वो लड़का जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर कदम रखता है, मीडिया की भीड़ भागती हुई इसके पास आती है। वो भीड़ स्वर्णा को भी हल्का धक्का दे जाती है, पर स्वर्णा खुद को संभालकर ठीक से खड़ी हो जाती है। स्वर्णा पीछे मुड़कर देखती है। अब तक उस लड़के को पूरी मीडिया ने घेर लिया था। रिपोर्टर्स उस लड़के से सवाल करते हुए कहते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ ओबेरॉय, खबर आ रही है कि आपको अगले हफ्ते ही मिस अदिति खुराना के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। क्या ये बात सच है? वो लड़का सुपरस्टार सिद्धार्थ ओबेरॉय है, जो बहुत रूड और एरोगेंट है। सिद्धार्थ रिपोर्टर्स के इस सवाल पर ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हुए सीधे कहता है, अगर ऐसा है तो अगले हफ्ते सब आपकी आंखों के सामने होगा। बोलते हुए उसके वर्ड्स में हार्डनेस थी। स्वर्णा सिद्धार्थ का ऐसा जवाब देता देखकर दूसरी ओर मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है। स्वर्णा ने बहुत सुना था अपने दोस्तों के मुंह से सुपरस्टार सिद्धार्थ ओबेरॉय के बारे में, लेकिन उसे कभी मूवीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से उसे इन सबसे ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ के ऐसे जवाब से मीडिया का सवाल अब भी लगातार जारी रहता है। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड जल्दी से आगे आकर सिद्धार्थ के लिए रास्ता बनाते हैं। सिद्धार्थ कार के पास पहुंचकर अंदर बैठता है। अंदर अच्छे से बैठने के बाद सिद्धार्थ फ़ोन निकालता है।
फ़ोन निकालते ही अचानक उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ती है। बाएं हाथ पर बंधे बैंडेज को देखते ही सिद्धार्थ को स्वर्णा का परेशानी से भरा चेहरा दिखता है। सिद्धार्थ एकटक अपने हाथ में बंधी पट्टी को देखता रहता है। इधर डोरबेल की आवाज़ से प्रज्ञा, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर प्लेट रख रही थी, वो मुड़कर एक नज़र दरवाजे को देखती है, फिर काव्या और श्रेष्ठा को, जो मूवी देखने में बिजी थी। दोनों को ऐसे देखकर प्रज्ञा के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रज्ञा प्लेट को टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। प्रज्ञा दरवाज़ा खोलती है तो ये समझ कर कि आव्या होगी, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसे एक अनजान सा चेहरा दिखता है। प्रज्ञा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, आप कौन? सामने स्वर्णा खड़ी थी, वो भी प्रज्ञा को ऊपर से नीचे तक देखती है। आव्या ने ये तो बताया था कि उसकी भाभी है, लेकिन स्वर्णा को पता नहीं था कि कौन है, क्योंकि उसने प्रज्ञा की फ़ोटो नहीं देखी थी। स्वर्णा के हाथ में बैग था। वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, मैं। वो इतना ही बोलती है कि तभी पीछे एक एक्साइटमेंट भरी आवाज़ आती है, अर्ना। आवाज़ सुनते ही स्वर्णा पीछे मुड़ती है। प्रज्ञा भी सामने देखती है। सामने आव्या को देखते ही स्वर्णा के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो जल्दी से बैग छोड़कर दौड़कर जाती है और झट से आव्या के गले लग जाती है। आव्या को कसकर गले लगाकर स्वर्णा कहती है, आई रियली मिस यू दी। आव्या के चेहरे पर भी स्वर्णा को देखकर अलग ही खुशी दिख रही थी। अर्ना शब्द प्रज्ञा को सुना सुना सा लगता है। वो आव्या और स्वर्णा को देखते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी। याद करने की कोशिश करते करते एकदम से उसकी आंखों के सामने बहुत सारे नज़ारे छा जाते हैं, जिन नज़ारों में प्रज्ञा और स्वर्णा के बचपना था। प्रज्ञा और स्वर्णा बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये याद आते ही प्रज्ञा एकटक स्वर्णा को देखने लगती है, जो अब इमोशनल होकर आव्या से मिल रही थी। स्वर्णा के खूबसूरत नूर और उसके व्यवहार को देखकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। स्वर्णा उसकी वही दोस्त थी जो हरदम उसके साथ रहती थी और हर वक्त अभियान के बारे में बताया करती थी। आव्या स्वर्णा से दूर होकर कहती है, कैसी हो तुम? और तुम आ रही हो, मुझे बताया क्यों नहीं? स्वर्णा अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, आपको सरप्राइज़ देना था दी। आव्या स्वर्णा को देखकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो फिर एक बार उसे गले लगा लेती है। स्वर्णा और आव्या एक दूसरे में गुम हो चुके थे और कैसे ना हो, बहुत वक्त से एक दूसरे से मिले जो नहीं थे। कुछ देर बाद आव्या स्वर्णा के हाथ को पकड़कर ले जाते हुए कहती है, चलो सबसे मिलवाती हूँ तुम्हें। आव्या स्वर्णा को ले जाने लगती है, तभी उसकी नज़र प्रज्ञा पर पड़ती है। प्रज्ञा को देखकर आव्या स्वर्णा को देखती है। जहाँ प्रज्ञा की आंखों में स्वर्णा से मिलने के लिए एक तड़प थी, तो वहीं स्वर्णा की आंखों में प्रज्ञा के लिए एक अजनबीपन था। दोनों के इमोशंस को देखकर आव्या स्वर्णा को प्रज्ञा से मिलवाते हुए कहती है, अर्ना, ये हमारी भाभी हैं। भाभी वर्ड सुनकर स्वर्णा कैजुअली प्रज्ञा से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाय भाभी। वहीं प्रज्ञा गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्वर्णा का हाथ देखकर वो रुक जाती है। स्वर्णा के चेहरे पर प्रज्ञा से मिलती हुई खुशी नहीं थी। सिंघानिया परिवार का हर सदस्य ये जानता था कि अभियान की होने वाली दुल्हन प्रज्ञा है। सभी इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे, जिस वजह से स्वर्णा भी अपनी भाभी के रूप में सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक्सेप्ट कर रही थी। इसी वजह से उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। स्वर्णा की मुस्कान को देखकर प्रज्ञा के दिल में एक दर्द सा उठता है। वो दर्द भरी नज़रों से स्वर्णा को देखती है और दुखी होकर उससे हाथ मिलाती है। आव्या स्वर्णा के रिएक्शंस को देखकर हल्का मुस्कुराती है, फिर कहती है, वैसे अर्ना, अगर तुम्हारे सामने इस वक्त प्रज्ञा होती तो तुम क्या करती? स्वर्णा के चेहरे पर छाई उदासी में वो कहती है, कहने से क्या होता है दी, हम सबको पता है कि वो अब नहीं आएगी, और अगर आती है तो मैं उसे कसकर गले लगाना चाहूँगी, जो कभी नहीं हो सकता। बोलते ही स्वर्णा की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। स्वर्णा की ऐसी बातें सुनकर प्रज्ञा से बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही स्वर्णा के गले लग जाती है। गले लगते ही प्रज्ञा की भी आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। स्वर्णा का ऐसा बोलना प्रज्ञा के दिल में इमोशंस को बाहर निकाल रहा था। स्वर्णा आंखों में नमी बसाए हुए कंफ्यूज्ड होकर आव्या को देखती है। आव्या बस मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। स्वर्णा अब भी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, पर फिर भी वो चुप सी खड़ी रही। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद करके इमोशनल होकर कहती है, स्वर्णा और प्रज्ञा में सब इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं? स्वर्णा जैसे ही ये सुनती है, उसके कानों में वो गूंजने लगता है। उसका दिल अचानक धड़क उठता है। प्रज्ञा स्वर्णा से अलग होकर स्वर्णा की ओर उंगली करते हुए कहती है, तुम स्वर्णा हो? इतना बोलकर प्रज्ञा अपनी ओर उंगली करती है। प्रज्ञा की आंखें सूजी हुई थी। वहीं स्वर्णा को सब कुछ समझ आने लगता है। प्रज्ञा अपनी ओर इशारा करते हुए स्वर्णा की आंखों में देखकर कहती है, और मैं। बोलते हुए प्रज्ञा रुकती है। तभी स्वर्णा के मुंह से एकाएक निकलता है, प्रज्ञा। जैसे ही वो ये कहती है, दोनों ही अपने बचपन के दिनों में खो जाते हैं।
अक्सर ही स्कूल में सभी स्वर्णा और प्रज्ञा के नाम से कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा ही लगता था और इस वजह से स्वर्णा और प्रज्ञा दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। स्वर्णा ये सब कुछ सोचते हुए प्रज्ञा को गौर से देखने लगती है। प्रज्ञा अब भी स्वर्णा से बस गले लगने के लिए बेचैन थी। तभी अचानक स्वर्णा एक कदम आगे बढ़ाकर झट से प्रज्ञा के गले लग जाती है। कुछ पल तो जैसे वक्त उनके मिलन में ही थम सा जाता है। बहुत देर तक जब दोनों अलग नहीं होते तो आव्या मुंह बनाकर कहती है, दोनों मिल गए तो मुझे भूल गए। आव्या की आवाज़ सुनकर दोनों होश में आती हैं और आव्या को भी साथ में गले लगा लेती हैं। तीनों के होंठों पर अब मुस्कुराहट थी। कुछ वक्त बाद तीनों अलग होती हैं। आव्या बैग पकड़कर कहती है, चलो अंदर। और हाँ अरना, घर में ज़्यादा किसी को नहीं पता है कि भाभी ही प्रज्ञा है, इसीलिए ध्यान रखना किसी को पता ना चले। प्रज्ञा ये सुनकर मुंह सिकोड़ लेती है। वहीं स्वर्णा ये सुनकर सवाल करती है, लेकिन क्यों नहीं बताना। आव्या स्वर्णा के सवाल को सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, भाई से बात करवाऊं अभी। स्वर्णा जल्दी से ना में सिर हिला देती है। स्वर्णा भले ही अव्यान से अभी नहीं मिली थी, पर अब भी वो उससे डरती थी। अव्यान की बात आते ही प्रज्ञा की धड़कन बढ़ जाती है। अब उसे अव्यान की करीबी याद आने लगी थी, जिससे उसका पूरा शरीर सिहर उठता है। तीनों अब अंदर जाते हैं। सोफे पर अब तक काव्या और श्रेष्ठा मूवी में बिजी थी। मूवी में इस वक्त दो हीरो की फाइटिंग चल रही थी। स्वर्णा काव्या और श्रेष्ठा को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है। वो मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगी, तभी आव्या उसका हाथ पकड़कर उसे इशारा करती है। स्वर्णा रुकती है। आव्या अपना फ़ोन निकालकर टीवी की ओर वीडियो करती है, फिर थोड़ा आगे बढ़कर काव्या और श्रेष्ठा को वीडियो करती है। आव्या वीडियो बंद करती है, फिर एकदम से बीच में खड़ी हो जाती है। आव्या को बीच में देखते ही काव्या और श्रेष्ठा एक साथ कहती हैं, सामने से हटो प्रिंसेस। आव्या अब स्वर्णा को इशारा करती है। स्वर्णा जल्दी से भागकर जाती है और एकदम से काव्या और श्रेष्ठा को एक साथ गले लग जाती है। गले लगते ही स्वर्णा रोने लगती है। काव्या का दिल एकदम से बैठ जाता है। भले उसे पता नहीं था कि उससे लिपटी लड़की कौन है, पर फिर भी एक एहसास था जो उसके दिल को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा था। काव्या स्वर्णा के एहसास को महसूस करते हुए आव्या को देखने लगती है। श्रेष्ठा भी आव्या को देखती है। आव्या काव्या की आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी सबसे छोटी बेटी है मम्मा। जैसे ही काव्या ये सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। काव्या तुरंत ही स्वर्णा को आगे करके देखती है, स्वर्णा के रूप में। रूहान के चेहरे को पाकर काव्या स्वर्णा के पूरे चेहरे पर किस करते हुए कहती है, अरना आप ठीक हैं? अब तक कहाँ थी आप? काव्या के सवाल और उसकी हरकतें देख सभी की आंखें नम हो जाती हैं। खुशी के माहौल में हल्की नमी सी छा जाती है। श्रेष्ठा भी स्वर्णा को गले लगा लेती है। ना चाहते हुए भी श्रेष्ठा की भी आंखें नम हो जाती हैं। स्वर्णा रोते हुए कहती है, बड़ी मम्मा मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी। बोलते ही स्वर्णा सिसक कर रोने लगती है। काव्या स्वर्णा के गाल पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लेती है। इतने इमोशनल से वातावरण में आव्या भी इमोशनल होकर प्रज्ञा के गले लग जाती है। श्रेष्ठा स्वर्णा के आंसुओं को पोंछती है। इस बार प्रज्ञा और आव्या भी जाती हैं और सभी गले लग जाते हैं। आज घर में लेडीज़ के अलावा कोई नहीं था। सौरभ भी आज हॉस्पिटल में एक ज़रूरी केस की वजह से रुक गया था। कुछ पल बाद पांचों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काव्या स्वर्णा को खाना खिला रही थी। काव्या स्वर्णा को खाना खिलाते हुए कहती है, बस बहुत हुआ ये पढ़ाई वढ़ाई। अगर करना है ना तो यहाँ रहकर करिए, वहाँ जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्णा खाते हुए मुस्कुराने लगती है। आव्या काव्या को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, मम्मा आप अपनी सगी बेटी को भूल रही हो, सिर्फ अरना को ही खाना खिला रही हो। काव्या एक नज़र आव्या को घूरती है, फिर कहती है, कौन सी सगी? मेरे लिए आप सब सगी हैं और आपके हाथ है ना, खुद खाइए चुपचाप। आव्या का एकदम से बुरा सा मुंह बन जाता है, जिसे देखकर स्वर्णा हंसने लगती है। श्रेष्ठा आव्या के मुंह को देखकर खाने का निवाला बढ़ाते हुए कहती है, काव्या नहीं खिला रही तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम है ना। श्रेष्ठा की बात सुनकर आव्या जल्दी से उसकी ओर मुड़कर खाना खा लेती है और स्वर्णा को देखते हुए कहती है, अरना तुमने मेरी मम्मा को छीन लिया तो क्या हुआ, मेरी मॉम है ना। बोलते ही वो मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा को देखती है। प्रज्ञा बैठी चुपचाप ही चारों को देख रही थी। अचानक ही काव्या की नज़र प्रज्ञा पर पड़ती है। प्रज्ञा को देखकर काव्या कहती है, सहस्त्रा इधर आओ। प्रज्ञा काव्या की आवाज़ से होश में आती है और उठकर काव्या के पास चली जाती है। काव्या प्रज्ञा की ओर अपने हाथों से निवाला बढ़ा देती है, जिसे देखकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू छलक उठता है। प्रज्ञा जल्दी ही आगे बढ़कर काव्या के हाथों से खाना खा लेती है। इसी के साथ पांचों अब हंसते मुस्कुराते हुए डिनर करते हैं। रात के 11 बजे आव्या अपनी गोद में सिर रखे स्वर्णा के सिर को सहलाते हुए कुछ सोच रही थी। बचपन से वो जिस तरह स्वर्णा को सुलाती आ रही थी, आज भी वो ऐसे ही सुला रही थी। काव्या, श्रेष्ठा और प्रज्ञा अपने अपने कमरे में थी। काव्या दवाई की वजह से जल्दी सो गई थी, इसीलिए आव्या स्वर्णा को अपने साथ लेकर आ गई, वरना स्वर्णा का तो पूरा प्लान था कि वो काव्या के साथ सोएगी। आव्या किसी बात में गुम थी, तभी उसका फ़ोन अचानक ही रिंग होता है।
आव्या फ़ोन को जल्दी से साइलेंट पर रखकर स्वर्णा को देखती है जो मस्त नींद में थी। आव्या फ़ोन को देखती है और फ़ोन रिसीव करके कान से सटाकर धीमी आवाज़ में कहती है, हेलो। आव्या की इतनी धीमी आवाज़ सुनकर दूसरी ओर से रुद्र कहता है, आर यू ओके बेबी गर्ल। आव्या फिर एक बार धीमी सी आवाज़ में जवाब देती है, मुझे क्या होगा। बोलते हुए आव्या हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र के रिएक्शन को सोच रही थी। रुद्र इस बार चुप हो जाता है। कुछ देर तक दोनों के बीच शांति सी पसर जाती है। आव्या एकदम धीरे से कहती है, मेरी बहन आई है तो बस मेरी गोद में सो रही है, इसीलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। रुद्र जो इस वक्त एक इंसान को घूर रहा था, उसके मुंह को बंद करके वो अचानक ही उसकी उंगली मरोड़ देता है, जिससे उसकी चीख निकलती पर मुंह के अंदर ही दब जाती है। रुद्र उसे तड़पता हुआ देखकर आव्या से कहता है, मुझे क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सुनना है बेबी गर्ल। बोलते हुए रुद्र धीर को इशारा करता है। आव्या ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और साथ ही इरिटेट भी। आव्या थोड़ा गुस्से से कहती है, व्हाट डू यू मीन? रुद्र उस कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, आई जस्ट फील फॉर यू। हर किसी के लिए मेरे जज्बात नहीं निकलते, एंड हर किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बोलते ही रुद्र वॉशरूम में अपने हाथ धोता है और ख़ुद को शीशे में देखता है। आव्या की शक भरी निगाहें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो एकदम से कहती है, ओह, तो तुमने मेरे पीछे बॉडीगार्ड रखे हैं नज़र रखने के लिए। रुद्र वॉशरूम से निकलकर बेड पर लेटकर थोड़ा हल्के अंदाज में कहता है, या बेबी गर्ल, बिकॉज यू आर सो इनोसेंट, किसी के भी जाल में फंस जाती हो। आव्या ये सुनकर फ़ोन को घूरने लगती है, क्योंकि रुद्र आव्या को इनडायरेक्टली बेवकूफ़ कह रहा था, जो आव्या समझ चुकी थी। आव्या थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, जस्ट शट अप। उसकी इतनी तेज़ आवाज़ से स्वर्णा उठकर साइड में लेटती है और पिलो को हक करके फिर से सो जाती है। स्वर्णा को ऐसे देखकर आव्या पहले तो शॉक थी, पर उसे नींद में देखकर राहत की सांस लेती है। आव्या उठकर बैल्कनी की ओर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है ताकि स्वर्णा उसकी आवाज़ न सुन सके। आव्या रुद्र से कुछ कहती तभी अचानक ही उधर से रुद्र कहता है, आई मिस यू। रुद्र की ये बात सुनते ही आव्या का दिल बहुत तेज़ी से धड़क उठता है। रुद्र के मुंह से ऐसे शब्द आव्या कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रुद्र का नेचर ही ऐसा था कि इस तरह के शब्द उसकी ज़ुबान से बिल्कुल सूट ही नहीं करते थे। काफ़ी देर तक रुद्र से बात करने के बाद आव्या कॉल कट करके ध्रुवंश की फ़ोटो को निकाल कर देखने लगती है। आव्या की आंखों में ध्रुवंश से बात करने की तड़प थी, लेकिन फिर भी वो ध्रुवंश को कॉल नहीं कर पाती। आव्या ध्रुवंश के फोटो को देखकर पछतावा करते हुए कहती है, शायद गलती मेरी ही थी, मैंने ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आई एम सॉरी अंश। बोलते हुए आव्या उस दिन को याद करने लगती है। उस रात की बातें याद आते ही आव्या ध्रुवंश की फ़ोटो को देखती है, फिर फ़ोन ऑफ करके अंदर चली जाती है। स्वर्णा को बेड पर बिंदास सोता देखकर आव्या फ़ोन को टेबल पर रखती है, फिर स्वर्णा के बगल में लेट जाती है। आव्या स्वर्णा के माथे पर किस करके कहती है, गुड नाइट अरना। स्वर्णा नींद में अनजाने ही मुस्कुरा देती है। ये देखकर आव्या भी मुस्कुराते हुए लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिल्ली। आदित्य बैल्कनी में खड़ा होकर सामने देख रहा था। नजरें सामने थी, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा था। ध्रुव चेयर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। ध्रुव ड्रिंक करते हुए आदित्य को देखकर कहता है, इतने सालों बाद लौटकर ऐसा लगने लगा जैसे पावर की कमी हो गई है। इन्फॉर्मेशन ही गलत है। व्हाट द फक। इन्फॉर्मेशन उन्हें ज़रूर मिली थी कि सब दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में उन्हें सिंघानियास का नामो निशान भी नहीं मिला। आदित्य शांति से सामने की ओर देखता है। यहाँ आना बस एक चाल थी। मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं है। इस बार भी हमला करने वाला कायर है। जो बोलते ही आदित्य रुक जाता है। आदित्य की अधूरी बातों को सुनकर ध्रुव उसे देखकर कहता है, जो क्या? आदित्य कुछ देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, जो हमारे परिवार का ही है। ये सुनकर ध्रुव हैरान होकर आदित्य को देखता है। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर ध्रुवंश कार से टिककर आव्या के फोटो को देख रहा था। आव्या के हंसते हुए फोटो को देखते हुए ध्रुवंश हल्का मुस्कुराता है, पर एकदम से उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। ध्रुवंश झट से सिर घुमाकर उसे देखता है। पीछे अव्यान खड़ा था। ध्रुवंश अव्यान को देखते हुए कहता है, ब्रो तुम अभी तक सोए नहीं? अव्यान एक नज़र ध्रुवंश के फ़ोन की स्क्रीन को देखता है, फिर ध्रुवंश को देखता है। मेरे साथ चलो। बोलते ही अव्यान आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश कुछ पल समझने की कोशिश करता है, फिर वो भी अव्यान के पीछे चला जाता है। कुछ देर में दोनों होटल रूम में पहुंचते हैं। ध्रुवंश अव्यान के पास जाकर खड़ा होकर अव्यान को देखने लगता है। अव्यान अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, कुछ वक्त पहले ही इतने सालों के दर्दों के बाद पूरी फैमिली खुश है, तो बिना मतलब के झगड़े क्यों क्रिएट कर रहे हो? ये सुनकर ध्रुवंश हैरानी से अव्यान को देखता है। सीरियसली ब्रो, मैं झगड़े क्रिएट कर रहा हूँ? ट्यूलिप ने सब कुछ स्टार्ट किया।
पागल है क्या वो? उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रुद्र उसके लिए सही नहीं है। वो रुद्र अपने बाप की तरह ही है। हफ्सी, उसने उस रात ट्यूलिप के साथ। ध्रुवंश उसके आगे कुछ कहता, उसे अव्यान की सर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, जस्ट शट अप। ध्रुवंश एकदम से चुप हो जाता है। अव्यान ध्रुवंश की ओर घूमकर उसे देखते हुए कहता है, रैबिट हमारी बहन है ध्रुवंश, ये मत भूलो। उसके संस्कार इतने गिरे हुए नहीं हैं जो वो ये सब कुछ खुद के साथ करने देगी। अव्यान के ये बोलते ही ध्रुवंश फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अव्यान शांति से ध्रुवंश की आंखों में देखता है। ध्रुवंश रुद्र के नाम से ही नफरत से भर चुका था। अव्यान एक कदम बढ़ाकर ध्रुवंश के पास जाता है। ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए अव्यान कहता है, मुझे पता है कि रुद्र ने रैबिट के साथ गलत किया, इस वजह से तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन एक बार खुद को देखो। तुम्हें धारा ने मारने की कोशिश की, इनफैक्ट तुम मर भी जाते, लेकिन फिर भी तुमने उससे नफरत क्यों नहीं की? धारा की बात आते ही ध्रुवंश को उसकी एकदम से याद आ जाती है। वो धारा की साइड लेते हुए कहता है, क्योंकि उसे फंसाया गया था, उसने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। ध्रुवंश जब ये बोलता है तो अव्यान के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है, जो पल भर में गायब भी हो जाती है। अव्यान एक कदम पीछे होकर कहता है, प्यार एक ऐसा एहसास है जिससे हम अपने प्यार को एक खरोच नहीं दे सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। धारा ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। अगर किया होता तो जितना कुछ भी हुआ था वो सबके बारे में सबसे पहले तुम्हें बताती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हें मारना सही समझा। धारा के बारे में ऐसी बात सुनकर ध्रुवंश भड़क सा गया। ध्रुवंश अव्यान पर भड़कते हुए कहता है, जस्ट शट अप, तुम्हें मेरे प्यार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा उमड़ रहा था। अव्यान उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है, फिर सीधे तरीके से कहता है, एग्जैक्टली जैसे मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, उसी तरह तुम्हें भी रैबिट के प्यार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अव्यान की तीखी बातों को सुनकर ध्रुवंश अव्यान को देखता रह जाता है। अव्यान ध्रुवंश पर हल्का चिल्लाते हुए कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपने ही भाई बहनों के ऊपर खतरे को देखकर चुप रहूँ। वो लड़की सही थी, इसीलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, और अब रुद्र भी सही है, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना कब का उसे अपनी बहन की जिंदगी से उखाड़ कर फेंक देता। अव्यान हमेशा से जो भी करता वो किसी को भी पता लगने नहीं देता, जिससे आज तक ध्रुवंश को अव्यान समझ नहीं आया। अब जब अव्यान रुद्र का सपोर्ट करने लगा तो ध्रुवंश का भी दिमाग खराब हो गया। ध्रुवंश भी अव्यान को देखकर एक व्यग्न भरे मुस्कुराते हुए कहता है, जिसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया उसका बेटा सही है, जिसने ट्यूलिप को एक हफ्ते तक मेंटली टॉर्चर किया वो सही है। हाँ किया, क्योंकि गलती तुम दोनों की थी, उसे तुम दोनों ने मजबूर किया। अव्यान जैसे ही ये बोलता है ध्रुवंश तुरंत अव्यान को देखकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रुद्र की साइड ले रहे हो? अव्यान ये सुनकर गहरी सांस लेकर पॉकेट में हाथ डालता है। अव्यान के ऐसे रिएक्शन को ध्रुवंश समझ नहीं पाता। अव्यान अपनी आंखें बंद करके शांति से कहता है, ओके फाइन, छोड़ो ये सब। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता था कि जब प्यार की बात आती है तो हर कोई अपने प्यार के लिए स्टैंड लेता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इन सब चक्करों में तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ देना बंद करो। बोलते ही अव्यान एक नज़र ध्रुवंश को देखता है, फिर अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। ध्रुवंश वहीं चुपचाप खड़ा रह जाता है। अव्यान जाते हुए एक पल रुककर बिना मुड़े कहता है, मुझसे ज़्यादा रैबिट तुमसे अटैच है, तुम्हारी बातों से उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। पापा के बाद उसकी ज़िंदगी में तुम मायने रखते हो, इसीलिए कह रहा हूँ बात कर लो। अव्यान इतना बोलते ही बाहर चला जाता है। ध्रुवंश अव्यान की सारी बातों को गौर करने लगता है। ध्रुवंश को अब बस अपने साथ बिताए दुख, दर्द, खुशी सारी यादें याद आने लगती हैं। ध्रुवंश ये समझ चुका था कि कोई भी वजह से उसका आव्या के साथ दूरी बनाना कितना गलत है। सब कुछ सोचते हुए ध्रुवंश वहीं खड़ा रह जाता है। टू बी कंटिन्यूड।